आप मेरी जी, आवाज़ जी। सुन रही है सर? जी, जी, आ रही है। यूसुफ, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? सर, सादा अल्फाज में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि मतलब किसी के पास नॉलेज हो और वो अपने नॉलेज को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो। और अच्छा। मेरे ख्याल से कि हमारे जो सब्जेक्ट है इसके मुताबिक हमारा जो नॉलेज है हम उसे मशीन को हुँ, समझाएंगे। मतलब हमारे नॉलेज मशीन को हम कैसे समझा सकते हैं कि मशीन हमारे किस पास तरीके से में क्या। इन्फर करता है। मैं जी। समझ गया आपकी बात। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आज जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो है हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन देखिए हमने पहले भी बात की, ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग लेक्चर्स भी हमने बात की कि हमारे पास हम किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट किस तरीके से बनाते हैं। किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए उसके पास कुछ डेटा होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उस डेटा और नॉलेज की बेस पर क्या कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है। ठीक है? अगर उसके पास नॉलेज या डेटा नहीं है तो क्या वो डिसीजंस ले सकता है? नॉट एट ऑल। तो अब हमारे पास एक नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ वेज होते हैं। देखिए हमने लास्ट क्लासेस में हमने कुछ कम्युनिकेशन के कुछ रिप्रेजेंटेशन के तरीके देखे भी थे। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास कुछ एक लॉजिकल तरीका है, एक प्रेडिकेट है, एक प्रोपोजिशनल लॉजिक है। तो मुख्तलिफ हमारे पास वेज हैं। इसी तरीके से इस लेक्चर में हम कुछ फर्दर मजीद हमारे पास जो नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के वेज हैं उनको देखेंगे। तो आते हैं जी, व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है क्या? अगर इसकी सिंपल मोस्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिंपल मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, टू मेक अ मशीन इंटेलिजेंट। देखिए सबसे पहले तो यही बात ना कि नॉलेज से भी पहले कि भाई हमने हमारा जो मेन गोल है, मेन एम है, वो यही है कि हम एआई के अंदर मशीन्स को क्या करते हैं, इंटेलिजेंट्स बनाते हैं। मशीन को जब आप इंटेलिजेंट बनाते हैं तो इंटेलिजेंट किसी भी मशीन को कैसे बनाया जा सकता है? टू मेक अ मशीन इंटेलिजेंट इट मस्ट हैव नॉलेज। कहते हैं किसी भी मशीन को आपने इंटेलिजेंट बनाना है ना, तो उस मशीन के पास क्या होना चाहिए, वो मशीन क्या, इट मस्ट हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, या ले मैन में कहें तो उसके पास डेटा होना चाहिए। तो कहते हैं जी, एआई सिस्टम वर्क विद डेटा। एआई के जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, इट वर्क विद डेटा। किसके साथ काम कर रहा है, डेटा के साथ। सो डेटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल। अब देखें, डेफिनेटली हम कह रहे हैं कि हमारे जो सिस्टम है वो किससे काम करता है जी, नॉलेज की बेस पे काम करता है, डेटा की बेस पे काम करता है। अब आपके पास एक मशीन है और उसका डेटा, उसकी नॉलेज ही गलत है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या, उसके उससे जो हमें आउटपुट मिलेंगे क्या वो सही होंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो हम कहते हैं कि एआई सिस्टम वर्क विद डेटा, सो डेटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल। कहते हैं जो आपके पास डेटा और जो नॉलेज होती है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, वो आपके पास ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम डेटा टू इंटेलिजेंस। अब डेटा टू इंटेलिजेंस, व्हाट इज मेंट बाय डेटा टू इंटेलिजेंस? कहता है जब हम डेटा को, व्हेन डेटा इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज इट बिकम्स नॉलेज। जब हम डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं तो डेटा हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉलेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। If a machine has correct and meaningful knowledge, it can behave intelligently. क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर एक मशीन है उसके पास करेक्ट और मीनिंगफुल नॉलेज है, मीनिंगफुल डेटा है, तो वो क्या बिहेव करेगा, क्या वो इंटेलिजेंटली बिहेव करेगा? बिल्कुल वो इंटेलिजेंटली बिहेव करेगा। विदाउट प्रॉपर नॉलेज द मशीन रिमेन डम्स, अनएबल टू मेक डिसीजंस। अब देखें, हमारे पास अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो क्या मशीन जो है उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकती है? नहीं ले सकती। अगर वो डिसीजन लेगा भी तो क्या वो डिसीजन सही होगा? नहीं, वो डिसीजन सही नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर नॉलेज नहीं है तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, मशीन क्या रहेगी, मशीन रिमेन्स डम्प। व्हाट इज नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, और जो हमारा आज का टॉपिक भी है, व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बेसिकली है क्या? So we can say that knowledge representation is a method to organize and structure data. Knowledge representation basically हमारे पास क्या है, एक अप्रोच है, एक मेथड है, एक स्कीम है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में लाते हैं।
It help AI system to understand and use information effectively. इसका जो मेन पर्पस है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का वो क्या है, कहते हैं जी ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है किसको, एआई सिस्टम को, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सके, इन्फर कर सके और उसको अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सके. Why is knowledge representation important? Now we can say that why is KR important? KR refers to knowledge representation because it help AI to understand information clearly. देखें, जब आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को, किसी भी नॉलेज को क्लियरली रिप्रेजेंट किया है, तो हम क्या कह रहे हैं, जब आपने नॉलेज को क्लियरली रिप्रेजेंट किया तो एआई जो है हमारा, जो एआई है वो क्या करता है, उसको असिस्टेंस मिलती है किस चीज में, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में, इंफॉर्मेशन को इन्फर करने में. ठीक है. इट अलाउ एआई, knowledge representation allow AI to solve problems. आपके पास क्या है, जब आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, आपकी नॉलेज क्लियर होगी, तो क्या आपकी प्रॉब्लम क्लियर होगी, तो क्या आप जी किसी ने कुछ कहना है, आई थिंक. एक मिनट जी बेटा, किसी ने कुछ कहना है, आपका माइक ऑन था. अच्छा अच्छा, कोई नहीं जी, ओके. उजैफा कोई बात. अच्छा, इसके साथ हम कह रहे हैं इट अलाउ एआई टू सॉल्व प्रॉब्लम, सपोर्ट इन डिसीजंस मेकिंग, इनेबल एआई टू लर्न. और क्या करता है, इनेबल करवाता है क्या, एआई को टू लर्न फ्रॉम न्यू डेटा एंड एक्सपीरियंसेस. जी, यहाँ तक किसी को अगर समझ ना आई हो तो प्लीज आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप चैट में बता सकते हैं. आप इसके अलावा जो है आप माइक भी यूटिलाइज कर सकते हैं. जी, अगर नहीं है क्वेश्चन तो तब भी मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा. ओके, सही हो गया. अच्छा जी, अब देखें ना, हम कहते हैं आपको ये तो समझ पड़ गई कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहते किसे हैं. अब हम बात करेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन अप्रोचेस की. तो याद रखिएगा, हमारे पास नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं. ठीक है. हर एक अप्रोच का हर एक अप्रोच का हर एक अप्रोच जो है उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है. ठीक है, उसकी मेथडोलॉजी डिफरेंट है. तो कहते हैं फॉलोइंग आर द मेन अप्रोचेस ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास 5 मेन अप्रोचेस हैं. किसकी जी, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की. अच्छा, 5 मेन अप्रोचेस में हमारे पास जो सबसे पहली अप्रोच है उसे हम कहते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. अब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, भाई लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी कि हमारे पास दो किस्म की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए. एक अप्रोच आपके पास प्रोपोजिशनल लॉजिक है और दूसरी अप्रोच आपके पास प्रेडिकेट लॉजिक है. ठीक है, एक अप्रोच आपके पास प्रोपोजिशन है और दूसरी आपके पास प्रेडिकेट है. अब आप सबको पता है कि भाई हमारे पास क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कहते हैं आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. हमने क्या कहा, प्रोपोजिशनल लॉजिक हमारे पास क्या कहती है कि भाई आपकी जो स्टेटमेंट है या तो वो आपके पास ट्रू होगी या आपके पास वो फॉल्स होगी, बट नॉट बोथ एट द टाइम. ठीक है ना. ये अच्छा, तो यहाँ पर तो हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ पर हमें बोथ वाली कंडीशन को अपनाना पड़ा तो फिर क्या करेंगे. तो हमने कहा कि हमारे पास इसके लिए क्या है, इसके सोल्यूशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रेडिकेट लॉजिक प्रोवाइड कर रहा है. और प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर क्या हो रहा है,
अच्छा, और प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर क्या हो रहा है? प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर हम क्वांटिफायर्स को यूज कर रहे हैं। अब क्वांटिफायर्स क्या करता है? देखिए, हमारे पास हमने कहा था फॉर ऑल। क्वांटिफायर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटलीस्ट वन। होप सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा। ये हमने काफी डिटेल में प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक को डिस्कस किया हुआ है। जी, आप चैट में बताते जाया करें क्वेश्चन जो भी हो, या एटलीस्ट फीडबैक जरूर दिया करें। और आप में से अगर किसी ने माइक ऑन करवाना हो तो वो भी बता सकते हैं आप। जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं। सही, चले जी। अब हम अपनी सेकंड अप्रोच को डिस्कस करते हैं, और हमारी जो सेकंड अप्रोच है उसको हम कहते हैं रूल बेस्ड नॉलेज। अब रूल बेस्ड क्या है? रूल बेस्ड नॉलेज में बेसिकली हम कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। अब रूल बेस्ड नॉलेज में क्या होता है? रूल बेस्ड नॉलेज में हम कहते हैं इफ देन। अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, देन आपने इस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। ठीक है। थर्ड जो आपके पास थर्ड जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन स्कीम या अप्रोच है, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क्स। सिमेंटिक नेटवर्क्स हमारे पास क्या होता है, या इसको एसोसिएट नेट भी कहते हैं। इसके लिए एक और सेकंड नेम यूज होता है सिमेंटिक नेटवर्क के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएट नेट। याद रखिएगा। अच्छा, आपकी स्लाइड्स में भी अवेलेबल है। इंशाल्लाह वन बाय वन हम पांचों को डिस्कस करते हैं। अब कहा क्या जा रहा है जी कि सिमेंटिक नेटवर्क क्या है? तो कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क बेसिकली आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आइडिया लिया हुआ है ग्राफ से। तो क्या ग्राफ से आइडिया लिया हुआ है कि रिप्रेजेंट नॉलेज इन ग्राफ्स। ये आपके पास किस में नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ्स के अंदर। अच्छा, ग्राफ में हम सबको पता है कि आपके पास ग्राफ में दो चीजों की कॉम्बिनेशन को देखा जाता है मोस्ट कॉमन। एक होते हैं आपके पास नोड्स, जो कि आपके पास एंटिटी होते हैं, कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और दूसरी आपके पास होती है एजेस, जो कि आपके पास क्या शो करते हैं? एज कह लें, लिंक कह लें, जो कि आपके पास क्या शो करते हैं? जो कि आपके पास रिलेशनशिप को शो करता है। नेक्स्ट फोर पर हमारे पास क्या है? फोर पे हमारे पास है फ्रेम्स। अच्छा, फ्रेम्स क्या है? फ्रेम्स हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है, इंशाल्लाह डिटेल में हम देखेंगे। फिफ्थ पर हमारे पास है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? स्क्रिप्ट्स कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जिस तरह हम कहते हैं जी स्टोरी स्क्रिप्ट्स हैं, लाइक स्टोरी। तो हमारे पास स्क्रिप्ट किस तरह डील करता है? स्क्रिप्ट के जरिए हम किस तरीके से नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एआई को। तो ये पांच मेथड्स हम इंशाल्लाह देखेंगे अपने लेक्चर में। सबसे पहले हमने यहाँ पर हमने लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को इसलिए डिस्कस नहीं किया कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ऑलरेडी हम जो है पूरे पूरे लेक्चर डिलीवर मैं कर चुका हूँ। ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है रूल बेस्ड नॉलेज से स्टार्ट लिया। तो रूल बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? कहते हैं जी रूल बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आपके पास एक क्या है? एक मेथड है, एक अप्रोच है। व्हाट इज रूल बेस्ड नॉलेज? Rule based knowledge representation is a method of encoding knowledge in the form of rules। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई रूल बेस्ड नॉलेज में आप रूल बेस्ड नॉलेज क्या है? एक आपके पास मेथड है, एक अप्रोच है, जिसमें क्या किया जाता है? नॉलेज को इनकोड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। किसकी फॉर्म में इनकोडिंग की जाती है? लेकिन रूल्स की फॉर्म में। दीज रूल्स आर रिटन इन इफ देन फॉर्मेट। भाई ये जो रूल्स हमारे पास लिखे जाते हैं, ये किस फॉर्मेट में होते हैं? ये हमारे पास होते हैं इफ देन के फॉर्मेट में होते हैं। इट टेल्स द मशीन। मशीन को क्या बताता है? कहता है इफ समथिंग हैपेंस देन डू दिस। कहता है जी अगर कुछ हुआ है तो आपने किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है? इफ देन
ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन फॉलो इंस्ट्रक्शन, जिस तरह हमारे पास ह्यूमन बीइंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। हम कहते हैं इफ इट रेन्स देन मे टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो रही है, इफ इट रेन्स, अगर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो क्या करें, अम्ब्रेला ले लें जी। फिर हम कहते हैं एआई सिस्टम यूज द सेम लॉजिक टू मेक डिसीजंस। अब एआई सिस्टम है, देखिए इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट हम क्या कहते हैं, इंसान क्यों अशरफुल मखलूकात है, इंसान क्यों अशरफुल मखलूक है, इंसान अशरफुल मखलूकात में इसलिए आ रहा है कि वो हमारे पास, उसके पास क्या है? अल्लाह ने उसको अक्ल दी है। जानवरों में हिंस नहीं होती, वो अक्ल शऊर नहीं रखते। इंसान इंटेलिजेंट, इंसान एक इंटेलिजेंट स्पीशीज है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स यूज द सेम लॉजिक टू मेक डिसीजन। जिस तरह ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको इंटेलिजेंट बना रहे हैं मशीन्स को। वेयर इज इट यूज, हमारे पास अगर आप रूल बेस्ड नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन और रूल बेस्ड नॉलेज का यूटिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली आपको जहां पर देखने को मिलता है वो है आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम। देखिए जी, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम्स होते हैं, और उसमें हमारा हमें पता होता है कि भाई हमारे पास क्या है, अगर ये सिम्टम्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये सिम्टम्स हैं, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं उस उस बीमारी को, उस मेडिकल इश्यू को। ठीक हो गया बच्चा। फिर हम कह रहे हैं इट कैन बी रिटन एज इफ के बाद हम क्या कोई कंडीशन लगाते हैं, देन हम बताते हैं एक्शन। इफ ट्रैफिक इज हैप्पी देन लीव्स अर्ली। क्या कह रहे हैं भाई, अगर ट्रैफिक, अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के जरिए नॉलेज को कन्वे करवा रहा है मशीन को। इफ ट्रैफिक इज हैवी देन लीव्स अर्ली। अब देखिए ना, दो किस्म के हमारे पास, अगर हम रूल्स की बात करें, तो रूल्स के अंदर दो किस्म के रूल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड चेनिंग रूल, और दूसरे को हम कहते हैं बैकवर्ड चेनिंग रूल। अब फॉरवर्ड चेनिंग रूल और बैकवर्ड चेनिंग रूल क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप लोग के जहन में जो है वो आप डिस्कस करें। जी, कौन बताएगा? भाई आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, फिर मैं खुद रैंडमली पूछूंगा। उजैफा कहते हैं हमने चेनिंग रूल नहीं पढ़ा। उजैफा बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा, चलें आज पढ़ लेंगे, कोई नहीं। फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। ठीक है उजैफा। उजैफा जरा माइक पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा उजैफा, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उजैफा आपके जहन में क्या आता है? देखिए जब हम बात करते हैं ना, तो आपके जहन में क्या आता है कि भाई हमारे पास फॉरवर्ड चेनिंग से क्या मुराद है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चेनिंग से सर कोई सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन जो आपस में लिंक हो और वो फॉरवर्ड जा रहे हो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्या यहाँ पे एक चीज हमें पता लग रहा है कि हमारी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारे पास वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, तो हैदर है कि नहीं? हैदर है क्लास में? है तो हैदर, चले मैं सर्च कर लेता हूँ। हैदर, हैदर जमान 13778। हैदर, मेरे ख्याल से हैदर का माइक काम नहीं कर रहा। वो बाहर गए, आपको कैसे पता जुनेद? अच्छा अच्छा, अ, ठीक बचा, चले कोई नहीं। अच्छा हमारे पास
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, और अगर किसी स्टूडेंट ने बताना हो कि बैकवर्ड चेनिंग से क्या मुराद है? कौन बताएगा भाई? मुस्कान, इरफान, मुस्कान, मुस्कान, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमारी क्लास सर की टॉपर हैं भाई। तो मैंने कहा मुस्कान से, ये हैदर हो गया। मैं ज़्यादातर थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता हूँ कि आप लोग की बेस नॉलेज कितनी होती है, इसलिए मैं पहले जो है टॉपर से पूछ लेता हूँ। और बाकी स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी खुशी होती है मुझे। जी प्लीज़। सर बैकवर्ड चेनिंग जैसे हुजैफा ने कहा है कि फॉरवर्ड चेनिंग में हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, कुछ चेंज होगी उससे हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, इसी तरह बैकवर्ड में हम बैकवर्ड मूव करेंगे। आई सही। थिंक सो। बैकवर्ड में बैकवर्ड मूव करेंगे, एक्सीलेंट। बस देखिए, हमारी ये आप इस फील्ड को, कंप्यूटिंग की फील्ड में ना, वर्ड से ही मीनिंग मिल रहे होते हैं। तो आप लोगों ने दोनों ने बहुत बेहतरीन बताया। चलें जी, अपने इस टॉपिक को देखते हैं कि फॉरवर्ड चेनिंग का और बैकवर्ड चेनिंग का रूल बेस नॉलेज से क्या लिंक है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड चेनिंग रूल क्या है। तो फॉरवर्ड चेनिंग रूल क्या है हमारे पास? देखिए, एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉरवर्ड चेनिंग रूल किस तरीके से काम करेगा। ये आपके पास डेटा से कंक्लूजन लेगा। आपको ये तो पता लग गया कि भाई हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। लेकिन फॉरवर्ड चेनिंग का एक असूल है कि फॉरवर्ड चेनिंग किस तरह काम करता है कि भाई फॉरवर्ड चेनिंग हमेशा याद रखिएगा कि डेटा या फैक्ट से कंक्लूजन की तरफ जाता है। आई रिपीट, देखें, हमारे पास कुछ फैक्ट्स होंगे, उन फैक्ट्स की बेस पर कोई कंक्लूजन डिराइव होगा। ठीक है, अब कहते हैं फॉरवर्ड चेनिंग इज यूज टू डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम नोन फैक्ट्स और डेटा। क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि यूज टू डिराइव कंक्लूजन। हम बेसिकली फॉरवर्ड चेनिंग किस लिए यूज करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है कि हम यूज टू डिराइव कंक्लूजन, हम डिराइव करें किससे? हम डेटा से, फैक्ट से। ये हमेशा याद रखिएगा। इट इज आल्सो नोन एज डेटा ड्रिवन रीजनिंग। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको डेटा ड्रिवन रीजनिंग भी कहते हैं। दैट इज डेटा इज अवेलेबल। यहाँ पर आपके पास क्या होता है? डेटा अवेलेबल होता है और डेटा की बेस पर कुछ रूल्स अप्लाई होंगे और उन रूल्स से हमारे पास कंक्लूजन आएंगे। अगर आप नीचे यहाँ देखें तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया फॉरवर्ड चेनिंग क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट है, उस डेटा उस फैक्ट्स के ऊपर कुछ इफ देन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रूल बेस्ड अप्रोच की। ठीक है, तो उस डेटा के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, उस रूल से हमें क्या मिलेगा? उस रूल से हमें कंक्लूजन मिलेगा। ठीक है, तो इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? इस अप्रोच को हम कहते हैं फॉरवर्ड चेनिंग रूल। ठीक है, और ये आपके पास मोस्टली कहाँ यूज होता है? ये आपके पास मोस्टली एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए ले मैन रखी हैं, कुछ इजी एग्जाम्पल्स आपके लिए रखी हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा देखिए, हमारे पास डेटा है और हमने ये एग्जांपल ली है। डेटा क्या है? ये एग्जांपल आपको मोस्ट कॉमनली बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। डेटा क्या है? डेटा आपके पास है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। हमें एक हमारे पास क्या है? डेटा गिवन है और डेटा में हमें क्या कहा है कि जी एक वेरिएबल है x, वो किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है, और दूसरा वेरिएबल है y जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है? 2 की इक्वल है, 2 की इक्वल, y इज इक्वल टू 2। अब रूल्स हमें दो रूल्स बताए गए हैं। कहते हैं इफ x इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर आप ना लॉजिक में ना जाइएगा, जस्ट आपको खाली समझाना ये है कि आपके पास फॉरवर्ड चेनिंग काम किस तरह कर रही है, डेटा से कंक्लूजन की तरफ किस तरीके से जा रही है। तो कहते हैं इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 देन z इज इक्वल टू 3। अच्छा, कहते हैं जी अब हमारे पास क्या है? कहते हैं जी इफ
x इज इक्वल टू 1, x हमारे पास क्या है, अगर 1 हो और y की वैल्यू क्या हो, वो 2 हो, तो इसका मतलब है कि z हमारे पास 3 होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब कहते हैं जी, अगर ये रूल नंबर 1 सही होगा तो फिर हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2, इफ और अच्छा रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ z इज इक्वल टू 3, अगर z हमारे पास या z हमारे पास 3 है तो हम क्या कहेंगे, देन हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4 है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं या हमने एडिशन किया है, उस तरफ मैं नहीं जा रहा। यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास अप्रोच क्या है, फॉरवर्ड चेनिंग किस तरीके से काम कर रहा है। तो कहता है फॉरवर्ड चेनिंग में सबसे पहले क्या देखा जाता है, आपको डेटा दिया होता है, ठीक है, डेटा या फैक्ट्स दिए होते हैं, उस डेटा या फैक्ट्स के ऊपर आपने कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं और उन रूल से आप क्या, आपके पास क्या आता है, उन रूल से आपके पास आता है कंक्लूजन। बात समझ आ रही है जी? यहाँ पर देखें फॉरवर्ड चेनिंग क्या है, डेटा टू कंक्लूजन। कहते हैं स्टार्ट विद फैक्ट्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, इफ x is equal to 1 and y is equal to 2, then we can say that z is equal to 3। तो अब z is equal to 3, then अब कहते हैं जी रूल नंबर 2 चेक करते हैं कि if z is equal to 3 then a is equal to 4। तो ये हमारे पास फाइनल कंक्लूजन है। मेन यहाँ पर जो अप्रोच आपको सिखानी थी वो ये थी कि हमारे पास फॉरवर्ड चेनिंग किस तरीके से काम करता है। फॉरवर्ड चेनिंग में स्टेप 1 में क्या हम कहते हैं कि जी हमें डेटा गिवन होता है और डेटा से हमने क्या कंक्लूजन की तरफ जाना है, लेकिन डेटा से कंक्लूजन पे जाने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं और उन रूल्स को हमने क्या देखना होता है, इंश्योर करना होता है। अच्छा जी, एक और इसकी एग्जांपल है कि जी रीजनिंग, फॉर एग्जांपल रीजनिंग फ्लो यूजिंग रूल्स। कहता है जी गिवन फैक्ट्स, फैक्ट भी कह सकते हैं, डेटा भी कह सकते हैं। द स्काई इज क्लाउडी, कहते हैं जी हमारे पास स्काई इज क्लाउडी देन इट इज ह्यूमिड, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारे पास डेटा गिवन है कि भाई आपके पास जो है स्काई जो है वो क्लाउडी है और ह्यूमिडिटी भी है, ठीक है। तो हम कहते हैं अप्लाई रूल नंबर 1, इफ द स्काई इज क्लाउडी एंड इट इज ह्यूमिड देन इट माइट, देन हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, देन इट माइट रेन। हम कह सकते हैं कि देन इट माइट रेन। कंक्लूजन क्या है, इट माइट रेन। अब हमारे पास क्या है, अब हमने अब रूल नंबर 2 अप्लाई किया, इफ इट माइट रेन देन कैरी एन अम्ब्रेला। तो हमारे पास क्या है, इफ इट माइट रेन देन कैरी एन अम्ब्रेला। तो कंक्लूजन क्या आएगा, कैरी एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब इसमें जो मेन बात जो आपको समझने की है वो क्या है कि फॉरवर्ड चेनिंग, आई रिपीट अगेन, फॉरवर्ड चेनिंग किस तरह काम कर रहा है, उसमें आपको डेटा गिवन होता है, डेटा की बेस पर उस डेटा उस फैक्ट्स के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं और उस रूल से हमारे पास क्या निकलते हैं, उस रूल से हमारे पास कंक्लूजन आते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग कहते हैं जी। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास बैकवर्ड क्या होता है। देखें अब बैकवर्ड है, यहाँ पर आप देखें वहां पर हमारे पास क्या था, ये अब हम कह रहे हैं कंक्लूजन। बैकवर्ड, बैकवर्ड में क्या आ जाएंगे, कंक्लूजन से डेटा या फैक्ट की तरफ हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये बैकवर्ड चेनिंग में हमने रिप्रेजेंट किया कि भाई कंक्लूजन से रूल्स की तरफ और रूल से डेटा की तरफ, कंक्लूजन से रूल की तरफ और रूल से डेटा की तरफ। आई रिपीट, फिर हम कह रहे हैं कि बैकवर्ड चेनिंग रूल्स स्टार्ट, अच्छा इट स्टार्ट फ्रॉम अ गोल, आपके पास जो गोल कह सकते हैं, कंक्लूजन जो होता है, एंड वर्क्स बैकवर्ड टू सी इफ नोन फैक्ट्स सपोर्ट द गोल और नॉट। हमारे पास क्या होता है, जो गोल है, जो कंक्लूजन है, हमने वहां से स्टार्ट लेना है और क्या करते हैं जी, हम कहते हैं एंड वर्क बैकवर्ड। अब बैकवर्ड किस तरह जाएंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या होता है, हमें गिवन होते हैं, क्या गिवन होते हैं भाई, यहाँ पर देखिए मैंने इसके कंट्रास्ट में आपके पास फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता था, फॉरवर्ड चेनिंग में हमें कुछ डेटा गिवन होता था और उस डेटा के साथ, उस डेटा की बेस पर हम क्या करते थे, उस डेटा से कुछ उस डेटा को हम अप्लाई करते थे, उस डेटा के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करते थे और उस रूल से हमें कंक्लूजन मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गोल कह लें, बास लोग गोल कहते हैं, बास लोग कंक्लूजन कहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए स्लाइड्स को इस तरह क्रिएट करता हूँ कि आपको दोनों की नॉलेज हो। स्टार्ट फ्रॉम अ गोल एंड वर्क बैकवर्ड, और अब बैकवर्ड की तरफ जाएगा। अब कंक्लूजन के बाद क्या है जी, अब रूल्स को आइडेंटिफाई करेगा जी, वर्क बैकवर्ड टू सी इफ नोन फैक्ट सपोर्ट द गोल्स, कि क्या ये हमारे पास सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। इट मूव्स फ्रॉम गोल टू रिक्वायर्ड फैक्ट, ठीक है, गोल से किस तरफ जाएगा, रिक्वायर्ड फैक्ट या रिक्वायर्ड डेटा की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
बैकवर्ड रीजनिंग फ्लो किस तरह करता है हमारे पास। अब देखिए उसी एग्जांपल को हमने रिवर्स किया है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, क्या हमें यहाँ पर कंक्लूजन में गोल में 4 गिवन है ना, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या, वो कंक्लूजन में गिवन था, वो हमने कंक्लूड किया था। अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन डेटा में कंक्लूजन दिया होता है और आपका गिवन डेटा में जो कंक्लूजन है यानी गोल, वो क्या है, गोल a इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, अब हमने गोल के बाद रूल नंबर 2 चेक करना था। रूल नंबर 2 क्या है, टू हैव a इज इक्वल टू 4। अगर a इज इक्वल टू 4 है देन z की जो वैल्यू होगी या z की जो वैल्यू होगी वो इट मस्ट बी 3। फिर हम रूल नंबर 1 को चेक करेंगे, टू हैव z इज इक्वल टू 3 देन x मस्ट बी 1 एंड y मस्ट बी 2। अब इसको वेरीफाई किस तरह करते हैं, वेरीफाई डेटा या फैक्ट को कहते हैं कि जी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। yes, x is equal to 1, y is equal to 2, yes, it's true. Then we can say that goal a is equal to 4 achieved. फिर हम कहते हैं, अच्छा जी, अब ना आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर एक अच्छा आप लोगों को ना ये स्लाइड जो नजर आ रही है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, तो आपसे थोड़ा सा मेरा सवाल है। हाँ भाई। अच्छा ये कुछ लोगों ने ना अपने नाम से नहीं लिखा हुआ, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि वो अपने नाम से आ जाएं, अदरवाइज मैं उनको एब्सेंट कर दूंगा। दूसरी बात ये है, क्योंकि मैं एब्सेंट नहीं करूंगा, वो खुद अपने आप को एब्सेंट करेंगे। अब उन्होंने अगर अपना नाम नहीं शो किया या कोई अपना निक नेम रखा हुआ है, ठीक है, तो बेटा आपका निक नेम आपको घर में इस नाम से बुलाते होंगे, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो मतलब आपका ऑफिशियल नेम चलेगा, मुझे नहीं पता कि आपको क्या कहा जाता है, तो काइंडली अपने नेम से आए। दूसरी बात ये है कि हमारे पास टेनोर आ रहा होता है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट ये भी ना करे कि वो ज्वाइन करने के बाद चला जाए, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद अगर आप चले गए तो उसमें ये होता है बच्चा कि आपका जो टाइम फ्रेम लिखा आ रहा है, तो अब आप 5-6 मिनट के लिए आए और आप समझे कि आपकी अटेंडेंस लग जाए, तो नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। तो काइंडली इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा ये आप में से किसी ने निक नेम रखा हुआ है, इसको मैं भिजवा रहा हूँ लॉबी में, ठीक है, आप दोबारा जो है ज्वाइन करें। ठीक हो गया जी। अच्छा भाई, तो अच्छा भाई वॉलंटियरली बता दे कौन आंसर करेगा, ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है। जी कौन बताएगा। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर ये हमारे पास फॉरवर्ड चेनिंग की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास गिवन हैदर जरा, फैक्ट्स हैं। हैदर जी काइंडली आप थोड़ा सा ना इस एग्जाम्पल को रीड भी कर लें, ठीक है, आप इसको रीड करेंगे ना तो साथ साथ क्लियर भी होता जाएगा, ठीक है।
ओके सर। सर मैं इसमें आपको ठीक है। जी जी सर प्लीज। जी इसको आप कंप्लीट रीड कर लें, ठीक है, और फिर आपने क्या अंडरस्टैंड किया इससे तो थोड़ा सा बता दीजिएगा। ओके सर। ओके। अच्छा, रूल 1 में वी हैव इफ स्टूडेंट स्टडीज रेगुलरली एंड अटेंड क्लास देन स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। तो ये हमारे पास पहला रूल है। उसके बाद वी हैव रूल 2 रूल नंबर जिसमें 1 में क्या कहा जा रहा है? रूल नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि एक अगर स्टूडेंट जो है वो रेगुलरली क्या करेंगे, स्टडीज करेंगे, तो हमारे पास क्या है, और क्लासेस को अटेंड करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि जी देन स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। जी रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? जी रूल नंबर 2 कह रहा है, if student is hard working and scores above 80 then the student is excellent. ठीक है, एक्सीलेंट। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 कह रहा है कि if a student is excellent then award scholarship. अच्छा, यहाँ पर ना आप एक चीज देखें जो कि आप को कि भाई यहाँ पर हमें क्या चीज गिवन है, आप लोग को क्या समझ आ रही है, क्या चीज गिवन है? सर हमारे पास फैक्ट्स। फैक्ट्स गिवन है, फैक्ट्स। फैक्ट्स गिवन है भाई, फैक्ट्स गिवन है, और फैक्ट्स का दूसरा नेम क्या है भाई? डेटा। डेटा। तो पहला क्या डेटा है हमारे पास? स्टूडेंट स्टडीज रेगुलरली, स्टूडेंट अटेंड्स क्लास, एंड थर्ड क्या है? स्टूडेंट स्कोर इज इक्वल टू 85, ग्रेटर देन 80। ठीक है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है? कहते हैं आइडेंटिफाई द रीजनिंग चेन। अब आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्या है भाई, क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई ये करना है कि ये हमारे पास में आपने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है, दूसरा आपने मुझे जाते हुए बताना है कि वो कौन जो है हमारे पास खुश नसीब है जिससे दूसरा सवाल किया जाए। तो आपने ये बताना है कि आइडेंटिफाई द रीजनिंग चेन। रीजनिंग चेन कौन सी है इसमें? जी अब देखिए हमारे पास, मैंने आपके लिए थोड़ा और भी आसान कर दिया कि हमारे पास दो चेन्स हैं, एक फॉरवर्ड चेनिंग है और एक बैकवर्ड चेनिंग है। तो कौन सी चेन यूटिलाइज हुई है यहाँ पे? सर ये फॉरवर्ड चेनिंग यूटिलाइज हुई हुई है। आप क्यों उसको क्लेम कर रहे हैं कि ये फॉरवर्ड चेनिंग है? क्योंकि सर इसमें हमारे पास पहले फैक्ट्स गिवन है, फिर उसके बाद हमने रूल अप्लाई करना है, देन कंक्लूजन ड्राइव करना है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस। अब ये भी बता दे कि दूसरा जो सवाल है ये मैं किससे करूं, क्योंकि आपने सही आंसर दिया है, तो अब ये आप ही बता दे कि दूसरा किससे सवाल किया जाए। सर ये सवाल जुनेद से कर लें। अच्छा, जी जी सही हो गया। जी जुनेद। जुनेद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे अच्छे हो? शुक्र है सर, आप सुने। चले, बहुत अच्छी बात है जुनेद। चले बताए ना, आपसे एक सवाल आया है भाई। व्हाट जी जी कंक्लूजन डज व्हाट कंक्लूजन डज द सिस्टम रीच? सिस्टम क्या कंक्लूड करेगा इससे? सर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है। देन अवार्ड स्कॉलरशिप। एक्सीलेंट, इसका मतलब यही है कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल गई है। वेरी नाइस, थैंक यू जुनेद। तो मतलब आप लोगों को समझ आ रही है। अब हम बात करेंगे हमारी जो थर्ड अप्रोच है, और थर्ड अप्रोच हमारे पास क्या है, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क अप्रोच। अब इस सिमेंटिक नेटवर्क अप्रोच क्या होती है, और सिमेंटिक नेटवर्क अप्रोच को मैंने क्या नाम यूज किया था कि इसको हम एसोसिएटिव नेट भी कहते हैं, एसोसिएटिव नेटवर्क भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो कहते हैं अ सिमेंटिक नेटवर्क और सिमेंटिक नेट इज अ ग्राफ बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। क्या है जी? अ सिमेंटिक नेटवर्क और सिमेंटिक नेट हमारे पास बेसिकली क्या है, एक ग्राफ बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। किसकी जी? नॉलेज की है। अच्छा, इसका आइडिया है आप लोगों को पहले से? होप सो होगा। जी आइडिया है कि नहीं? एटलीस्ट रिस्पॉन्स करें। यस सर, इसका आइडिया है। जी तो क्या आइडिया, थोड़ा सा बताइएगा ना।
सर इसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकली चीज़ों को शो करते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, क्या स्टेटमेंट प्रेजेंट की जा रही है। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर बॉक्सेस में आप इनको जो जो लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक है कैट, पैट, डॉग, हम्म टेल, फिश, वाटर, हम्म ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। एंड जो लाइंस जो एरोज निकले हुए हैं वो उनका रिलेशनशिप है कि इस ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या नाम उजैफा, आपने इसको बकायदा टॉपिक के तौर पे पढ़ा हुआ है क्लास में कि नहीं? ये आपकी पर्सनल जो है स्टडी है? सर प्रीवियसली कोई 3 सेमेस्टर से पहले एक सिमेंटिक नेटवर्क को मैंने पढ़ा था कोर्स में, एक टॉपिक में, एक कोर्स का एक अच्छा टॉपिक था। अच्छा अच्छा अच्छा। सही सही, चलें इंशाल्लाह इसको रिकॉल कर लेते हैं। हो सकता है क्योंकि काफ़ी पहले की बात है तो थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, तो कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सिमेंटिक नेटवर्क। और सिमेंटिक नेट इज अ ग्राफ बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज वेयर नोड्स, ठीक है, नोड्स आपके पास सर्कल शेप में भी होते हैं, नोड आपके पास इक्लिप्स शेप में भी होते हैं, और नोड्स आपके पास रेक्टेंगल शेप में भी होते हैं, याद रखिएगा। तो इस ऐसा ना हो कि भाई आप कहें कि जी कोई इक्लिप्स शेप देख लें या सर्कल शेप देखें तो कहें जी ये तो नोड है ही नहीं। नहीं, नोड हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, हर एक का अलग अलग पर्पस होता है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है जी, हम बात कर रहे हैं कि हम सिमेंटिक नेटवर्क को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में। और ग्राफ के अंदर हमें पता है क्या होते हैं, नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं। कहते हैं जी नोड रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट एंड एजेस रिप्रेजेंट एजेस, या हम लिंक्स कहते हैं, लिंक्स रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन देम। किसको शो कर रहा है जी, इनके दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा है। कहते हैं इट इज अ विजुअल एंड स्ट्रक्चरल वे टू शो हाउ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड। ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक विजुअल और स्ट्रक्चरल वे है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, जो कि शो करता है हाउ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड सिमिलर टू हाउ ह्यूमन ऑर्गेनाइज नॉलेज इन द माइंड। हम क्या कहते हैं, हमारा माइंड किस तरह काम करता है, इसीलिए तो हम इसको एसोसिएट नेटवर्क कहते हैं। हम कोई बात करते हैं तो उसके साथ चीजों को हम लिंक करना शुरू कर देते हैं, आल्सो नोन एज एसोसिएटिव नेट या एसोसिएटिव नेटवर्क। अब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल में क्या कह रहे हैं जी कि एक पेट है, एक एंटिटी है, और यहाँ पे देखें कैट भी एक, तो कैट इज अ पेट, कैट इज अ पेट, ठीक है। तो यहाँ हमने शो किया हुआ है कि हमारे पास क्या है जी, क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास कैट क्या है, एक पेट है। देन हमने क्या शो किया, देन हमने शो किया कि जी डॉग, डॉग इज अ पेट, डॉग इज अ पेट और नॉट, यस डॉग इज अ पेट, ठीक है। फिर कहते हैं जी हमारे पास सिमेंटिक में अब क्या शो किया जा रहा है, अब शो किया जा रहा है नोड और एज की हेल्प से कि जी डॉग, डॉग हैज अ टेल, डॉग हैज अ टेल और नॉट, यस डॉग हैज अ टेल। कैट, कैट हैज अ टेल, ठीक है। फिश, फिश लिव्स इन अ वाटर, फिश, फिश हैज अ टेल, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं? किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। This structure can be used in AI and expert system to infer knowledge। अच्छा, अब हम कहते हैं what it represent, what it represent कहते हैं ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहते हैं ये हायरार्किकल रिलेशनशिप्स को शो कर रहा है, किसके दरमियान, एंटिटीज के दरमियान में, ठीक है। तो कहते हैं कैट एंड डॉग्स आर पेट्स, कैट एंड डॉग्स हमारे पास क्या है, पेट्स हैं। ऑल थ्री एनिमल्स कैट, डॉग एंड फिश हैव अ टेल। अच्छा भाई यहाँ पर मेरा सवाल है कि क्या फिश हमारे पास एनिमल है कि नहीं, कौन आंसर देगा? क्या फिश हमारे पास एनिमल है, ख्वाजा? यस सर, फिश हमारे पास एनिमल है। क्यों फिश एनिमल कब से हो गई और क्यों, किस नहीं तरीके? सर, फिश वालेकुम एनिमल नहीं है एनिमल सलाम। सर। है सर, ये देखें मैरीन मैरीन एनिमल है। ख्वाजा कह रहे हैं कि हमारे पास फिश एनिमल नहीं है। जी ख्वाजा, सर फिश एनिमल नहीं है, लेकिन फिश किस उसमें आता है, ये मेरे दिमाग से निकल गया सर। सर किंगडम अच्छा, एनिमेलिया में आती है फिश, फिश एनिमल है।
फिश एनिमल है जी। ख्वाजा आप कह रहे हैं फिश एनिमल नहीं होती। अब अच्छा, फिर ये बर्ड जो है ये एनिमल है कि नहीं, चलिए ये बता दें। बर्ड भी एनिमल्स है सर। आई थिंक सही फातिन भी कह रहा है। जी सर ये ये जो फिश। फिशेस हैं ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं। हाँ फिश हमारे पास अंडे देती हैं, ये मैम वो है, क्या कहते हैं हाँ उसको। हाँ, तो ये एनिमल्स है ना सर, ये सारे किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर ना, अच्छा, मेरा बेसिकली बताने का पर्पज़ ये था कि कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि उसमें स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं। तो वो हमें थोड़ा सा बीइंग एज अ टीचर, बीइंग एज अ लेक्चरर थोड़ा सा आइडिया होता है, इसलिए थोड़ा सा आपसे ये सवाल किया कि भाई बाज़ लोग की कन्फ्यूजन दूर हो सके कि भाई वो इस चीज़ को, हमारे पास जो है फिश, कहीं फिश को एनिमल ना समझ, एनिमल्स एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है, ऐसा ना हो कि बाज़ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये तो एनिमल नहीं है। अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है ना? अब हम बात करेंगे सिमेंटिक नेटवर्क की, और सिमेंटिक नेटवर्क में हम बात करते हैं सिमेंटिक नेटवर्क आर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, कहते हैं जो हमारे सर पास जी मेरा एक सिमेंट। सवाल है सर। जी जी पूछें प्लीज। सर ये अगर फिश एनिमल है तो किस टाइप का एनिमल होगा? फिश हमारे पास किस टाइप का एनिमल होगा? देखें, पहले तो आप अपना एनिमल की डेफिनेशन को बताएं। जी, व्हाट इज एनिमल ख्वाजा? ख्वाजा, यस सर। एनिमल की डेफिनेशन बताएं, ले मैन में बता दें, उर्दू में बता दें। सर जी इसकी 4 टांगे होती हैं, 2 भी और, होती हैं। नहीं 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 नहीं, आप फिर बहुत ही, जी A multicellular eukaryotic mammal which belongs to kingdom Animalia is called animal. देखें, हमारे 4 पास कोई टांगों भी वाला। प्लीज फातिन, हमारे पास कोई भी एनिमल हो जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, बिलोंग कर रहा हो, और उसकी जो बायोलॉजिकल किंगडम होती है वो क्या होती है? किंगडम एनिमेलिया होती है। तो हमारे पास, हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है भाई? ये एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। जी ख्वाजा, कुछ आइडिया हुआ कि नहीं? यस सर, आइडिया हुआ है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, साउंड्स गुड। अच्छा जी, तो अब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन यू थिंक ऑफ वन थिंग यू ऑटोमेटिकली थिंक ऑफ रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, आप क्या करते हैं? देखें आप, जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड इस तरह ट्रेन है कि वो हमारे जहन में क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह अभी आपने किया सर, फिर वो क्या है, क्यों है, ठीक है, चीज़ों को हम रिलेट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू थिंक ऑफ बर्ड यू मे ऑटोमेटिकली थिंक ऑफ, अच्छा ये तो बर्ड है, इसके हमारे पास क्या होगा? थिंक ऑफ विंग्स, विंग्स, फ्लाइज, लेस एग्स। ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में आ रही होती हैं कि नहीं आते? ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि जी बर्ड के फीचर बताओ, बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आपके जहन में कहेगा जी बर्ड हैज़ विंग्स, बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड कैन लेस एग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव नेट भी कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क को। फिर कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल दिस conceptually how a semantic network works। कहते हैं हमारे पास यहाँ पर देखें नोड्स क्या होंगे? थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स होंगे, और यहाँ पर हमारे पास नोड्स क्या हो सकते हैं? बर्ड्स हो सकते हैं, बर्ड्स हैं, बर्ड है सॉरी, बर्ड के साथ विंग है, फ्लाइज है और एग्स है। तो और इसका रिलेशनशिप क्या है? इसका लिंक जो है वो क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। लिंक मींस लिंक इज इक्वल टू रिलेशनशिप बिटवीन देम। हैव, कैन, इज अ। तो कहते हैं बर्ड हैज विंग्स, यानी कि बर्ड कंटेन विंग्स। बर्ड कंटेन विंग्स और नॉट? यस, बर्ड्स कंटेन विंग्स, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं कि जी बर्ड कैन फ्लाइज, बर्ड कैन फ्लाइज, यस, बर्ड हैज द एबिलिटी, ठीक है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं बर्ड लेज एग्स,
ठीक है, बर्ड लेस एग्स। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हम बात करें रॉबिन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट रॉबिन इज अ बर्ड इज एन एनिमल। देखिए रॉबिन हमारे पास क्या है जी, चिड़िया कहते हैं, ठीक है, इंडियन रॉबिन कह दें आप यूजली। A robin is a bird. A bird is an animal. Bird can fly and have wings. तो क्या कैसे कह रहे हैं हम कि भाई हमारे पास इसको क्या, from this the system can infer a robin can fly and has wings। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी किसी का क्वेश्चन? ओके ओके मैं कर देता हूँ उसका। मुस्कान ने कमेंट्स में लिखा है सर स्लाइड शो ओपन कर दें, नजर नहीं आ रहा। ठीक है मैं स्लाइड शो ओपन कर देता हूँ उसका। अच्छा भाई जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आशिर काइंडली अपनी आईडी मेंशन करें कमेंट्स में। आसिफ आप भी चैट में। सिस्टम करता है, उजैफा कह रहे हैं सर ये इन्फर सिस्टम करता है या मैनुअली? नहीं सिस्टम करता है। जज़ाकल्लाह। आप सब अपने जो जो भी आईडीज़ लिख रहे हैं इसमें ये है कि किसी की थोड़ी सी आसानी मुझे हो जाएगी, ठीक है, आपको आपकी अटेंडेंस लगाने में। और दूसरी ये है कि कहीं कोई गलती नहीं होगी, कि कोई ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट आया हो और खुदा ना खास्ता वो एब्सेंट मार्क हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा भाई, तो आज के लेक्चर से किसी का कोई और सवाल है या पेपर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। सर ये पेपर